अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, तोशाखाना रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल होने के 9 माह बाद दोनों के खिलाफ नैब ने एक और केस खोल दिया है। इसमें उन पर 7 घड़ियाँ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम किया गया है। ये केस मेरिट पर है या नहीं, इसके बरक्स यहाँ सवाल ये है कि अप्रैल 2022 में बानी PTI की हुकूमत ख़त्म हुई, जिसके बाद उन पर मुख्तलिफ मुकदमात भी कायम किए गए। उनमें से कुछ में तो वो रिलीफ हासिल कर चुके हैं और कुछ केसेस अभी हतमी मराहल में हैं। ऐसे में नैब के फिर से एक्टिव होने की वजह क्या है? क्या हुकाम इस बात का खदशा जाहिर करें कि इद्दत और साइफर केस में मुमकिन रिलीफ के बाद बानी PTI को मज़ीद क़ैद में रखना मुमकिन नहीं होगा? इसके लिए नए केसेस तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि एक जानिब तो नैब मौजूदा हुकूमत से मुंसलिक रहनुमाओं के केसेस से एक एक करके जान छुड़वा रहा है और वहीं एक मखसूस जमात के कायदीन के खिलाफ नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। क्या नैब को फिर से मुखालिफ सियासी रहनुमाओं की बाजू तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकारों का पैनल। रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ हैं, सलमान आबिद हमारे साथ हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अनवर रज़ा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपसे मैं शुरू करूँगी। एक तरफ तो बानी PTI को रिलीफ मिल रहा है, दूसरी जानिब नए केसेस सामने आ रहे हैं, नैब एकदम से एक्टिव हुआ है, वो भी सिर्फ एक मखसूस जमात के लिए। क्या वजह है? देखिए, नैब जिस काम के लिए इस्तेमाल होता है, नैब जब तक मौजूद है उसी काम के लिए इस्तेमाल होता रहेगा, ये किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। और तमाम पार्टियों को इसके ऊपर कंसेंसस करना पड़ेगा कि इसको ख़त्म किया जाए। और ये ख़त्म हो जाना था, लेकिन जिन्होंने उससे इख्तलाफ किया था PTI और उसके कायदीन, वो अब उन्हीं के गले पड़ा हुआ है। एक बात बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इन्होंने ये शिक शामिल करवाई थी कि अगर पार्टी जो है वो अपने इंटरनल इलेक्शन ना करवा सके तो उसे इलेक्शन सिंबल नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज उसी तरह वो उनके गले पड़ा हुआ है। देखिए, बहुत सारे मुकदमात ऐसे थे जिनके अंदर और भी बहुत सारी पार्टियां फंसती थीं। जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एक निजी बैंक के साथ जो है वो मुआहिदा जो था, उसके अंदर बहुत सारे नेकेड किस्म की रियलिटीज़ थी, हकायक थे। इसी तरह जो रिंग रोड पिंडी का मामला था, मसला ये था कि नवाज शरीफ साहब के जो इर्द गिर्द लोग थे वो भी इसके इन मुकदमात के अंदर या इन मामलात के अंदर, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, वो फंसते थे। तो लिहाजा इस तरह के मुकदमात जो थे वो ड्रॉप कर दिए गए। अब जैसे जैसे बानी PTI को अदालतों से रिलीफ मिलता जाएगा तो वो कुव्वतें जो उनको जेल के अंदर रखना चाहती हैं वो वैसे वैसे नए मुकदमात के अंबार लगाते जाएंगे। पाकिस्तान के सियासी अमल के अंदर ये एक बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये हो रहा है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सलमान आबिद साहब, एक तरफ तो दावे किए जा रहे हैं कि हम सियासी मुज़ाकरात चाहते हैं, जो कि सियासी तरीके से वो कहते हैं कि बानी PTI जो हैं वो मुज़ाकरात करें, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं, पुराने केसेस दोबारा खोले जा रहे हैं, नए केसेस बनाए जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उसके अंदर अगर कानूनी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा उसकी सेहत अच्छी होती तो फिर आज शायद नैब को नए मुकदमात ना बनाने पड़े। बिल्कुल, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ, जैसे अभी रिजवान रज़ी ने कहा कि बुनियादी तौर पे इस तरह के जो मुकदमात हैं उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए और एक दबाव बढ़ाने के लिए। ये दबाव बेनज़ीर भुट्टो पे भी बढ़ाया गया, ये दबाव नवाज शरीफ पे भी बढ़ाया गया, ये दबाव और बाकी लोगों पे भी बढ़ाया गया और अब इमरान खान पे भी बढ़ाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जब मुज़ाकरात करने हैं तो पहले इमरान खान को दबाव में लाया जाए। अच्छा, अभी तक तो वो दबाव में नहीं ला सके, इसलिए बात बन नहीं रही और अब नए मुकदमे लेके आ गए हैं, ये भी शौक पूरा करने। लेकिन जिस तरह से पुराने मुकदमात में कोई जान नज़र नहीं आ रही, इस तरह से इन मुकदमात में भी कोई जान नहीं होगी। असल मसला ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग होना है। वो डायलॉग कब होता है, कैसे होता है, किसकी शराइत पे होता है, कौन अब इसमें लचक दिखाता है, कौन 2 कदम आगे जाता है, 2 कदम पीछे आता है, ये इस वक्त एक सवाल है। और डायलॉग भी मैं आपको बताऊं हुकूमत से नहीं होना। हुकूमत से मुराद ये है कि हुकूमत के पास वो शायद इख्तियार ही नहीं है। लेकिन हुकूमत तो करते हैं ना। नहीं, वो ऑफर तो देखिए ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है, आप मुझे बता दीजिए, मिसाल के तौर पे यास्मीन राशिद के खिलाफ जो मुकदमात हैं, सनम जावेद के खिलाफ जो मुकदमात हैं या बाकी लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हैं, उसका फैसला प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। पुराना सनाउल्लाह साहब तो टीवी पे बैठ के कह चुके हैं कि हमारे पास तो इसका इख्तियार ही नहीं है। अब वो अदालतों के अंदर हैं या अदालतों में जो लोग लेकर गए हैं उनके ऊपर है, और कब उनको रिलीफ मिलना है जब तक तो कोई मामला तय नहीं होंगे। तो जो सियासी मामलात हैं जब तक तय नहीं होंगे, अब नवाज शरीफ साहब का देखें ना मामला क्या था, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये कुछ हुआ ना, लेकिन जब सियासी तौर पे कुछ मामला तय हुए
तो यही अदालतें जो कल तक नवाज शरीफ साहब को मुजरिम करार दे रही थी, आज वो उनको रिलीफ दे रही हैं। तो इसलिए यही कहानी जो है जो पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों से जारी है, एक वक्त में आप मुजरिम होंगे और आपके खिलाफ सजाएं होंगी, दूसरे वक्त में आपको मुजरिम से निकालकर एक हीरो बनाया जाएगा, आपको वहां पर पेश किया जाएगा कि जनाब आपके खिलाफ मुकदमात सारे झूठे हैं। यही नैब जो उस वक्त प्रोसिक्यूशन कर रहा था और उनको सजाएं दे रहा था और उनके हक, अपने मुकदमात के हक में लड़ रहा था, आज वो कहता है जी हम तो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनको रिलीफ दे दिया जाए। यही नैब जो है कल शायद इमरान खान के बारे में भी यही बातें कर रहा होगा। तो ये जो कहानी पाकिस्तान कब आएगा, वो लम्हा कब आएगा? सर वो जिस वक्त भी आ जाए, जिस वक्त डील हो जाए, जिस वक्त डील हो जाए, जिस वक्त कोई मामला तय हो जाए, जिस वक्त कोई जिसे कहते हैं अपने असाब की जंग हार जाए। लेकिन एक सवाल यह है कि इस पूरे खेल से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम मजबूत हो रहा है, या हमने अपने आप को अपने अंदर भी तमाशा बना दिया है और मुल्क से बाहर भी तमाशा बना दिया है। लोग हंसते हैं, बाकायदा मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान में अब देखिए ना, चोरियों के मुकदमे देखें जरा, कि यानी एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल से चोरी करता है और वहां जाके दुकान से टेप चोरी कर रहा है। उमर अयूब के खिलाफ मुकदमा है, फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा देके बिडन रोड से मोटरसाइकिल चोरी की और वो वहां जाके चले गए। वो खुदा का खौफ करें यार, मुकदमे तो कम से कम सही तरीके से बना ले। नहीं तो पाजदे हो गए सर, पाजदे गए, तुसी मोटरसाइकिल देखी सी, मोटरसाइकिल देखी सी। नहीं मैं तो गवाही दे रहा हूं, मैं ही कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ मैं कह रहे हैं कि जो तो दौड़ते हुए गए। मैं ये कह रहा हूं रिजवान रजीक साहब, जब आपको याद होगा पीएनए की मूवमेंट में मुर्गी चोरी के मुकदमे होते थे। अब अगर आप मुकदमे तो सही तरह से बना ले यार, लेकिन ये मुकदमे भी इसीलिए गलत बनाए जाते हैं ताकि कल को जब इनको छोड़ना पड़े तो फिर उसी इन्हीं बुनियादों पर उनको रिलीफ मिल जाए। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान का मामला भी अब सियासी नोयत का है। ये फैसला कब होता है, कब होगा, मुज़ाकरात कब होंगे, मफाहमत की बेल कब मंड चढ़ेगी, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में आमने सामने आ जाएंगी। लेकिन इन मुकदमात में कोई पोटेंशियल नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, नैब का इस्तेमाल सही हो रहा है नहीं? अभी सलमान आबिद साहब जो बात कर रहे थे उससे मैंने तो यही देखा है कि नैब का इस्तेमाल जो है वो सियासी फायदे के लिए किया जाता है ज़्यादातर। तो ये मैं शायद पहले भी ये कह चुका हूँ कि मेरे नज़दीक जो एक सरकारी इदारा है, जो कामयाब तरीन सरकारी इदारा है, जो उसका मैंडेट था उसने वो मैंडेट पूरा किया, उस इदारे का नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इनका मैंडेट ये था कि आपने अपने सियासी मुखालिफिन को कमज़ोर करना है, सियासी मैदान से भगाना है। वो मैंडेट इन्होंने पूरा करके दिखाया। 25 साल से ये इदारा कायम है, फिर 1999 में ये बनाया गया। ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि जो बातें हम इस वक्त कर रहे हैं उनको व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। कि वो लोग करते हैं, दो किस्म के लोग हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है वो दो किस्म के लोग करते हैं। एक तो आला समाजी रुतबा होता है उनके पास, और दूसरा वो जिनकी काबिल एहतराम शख्सियात होती हैं जी। ये दो किस्म के लोग हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अब आप जरा पाकिस्तान का जो मुजरिमाना इंसाफ का निज़ाम है, जो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, उसमें पहली मुलाकात जो है वो पुलिस के साथ होती है। अब वो पुलिस क्या करती है, वहाँ पैसा ज्यादा चलता है या क्या कुछ चलता है आम आदमी के लिए। तो यहाँ पे तो बात कर रहे हैं आला रुतबा रखने वाले लोग जो वो, उनके साथ पुलिस क्या करेगी। फिर बीच में आ जाता है कि पुलिस के पास वसाइल भी हैं या नहीं है। फिर तफ्तीशी अमला आ जाता है। फिर वो तफ्तीशी अमला जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि अगर आपने एक्चुअली जुर्म किया भी हो तो वो शवाहिद जो है वो अदालत में लेके जा सकता है। फिर अदलिया आ जाती है। अब वो अदलिया की रेटिंग आप देख सकते हैं सब लोग कि अदलिया की क्या दुनिया में रेटिंग आ रही है। वो उसने फैसला करना है जुर्म या बेगुनाही का। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है कि अगर वाकई भी जुर्म किया हो और पुलिस वाले, तफ्तीशी अमला, अदलिया जो है वो आपको वाकई सजा दिलवा पाए। सही। अनवर रज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है वो बिल्कुल कमजोर है और ना काफी शवाहिद होने की वजह से उनके केसेस में हमने लचक देखी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक केस खत्म होगा तो उसके बाद उनके खिलाफ दीगर केसेस भी ओपन किए जाएंगे। कल के शो में उन्होंने ये बात की थी, अगर आपको याद हो तो आपने देखा कि आज एक और नया केस उनके खिलाफ ओपन कर दिया गया है। इसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। तो वो देखते हैं कि किसी तरीके से कि जब ये सियासी तौर पर ये मामला हल नहीं होते तो फिर इस तरह हमने माजी में भी देखा
कि हुकूमतों के जरिए इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सिलसिला अब भी जारी है। ये क्यों जारी है? ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो खुद अपनी स्पेस में किसी और को इंटरवीन करने देते हैं। इसी वजह से हमारा सियासी निज़ाम भी कमजोर है और यही वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज गाहे बगाहे जब वक्त गुजरता है तो एक दूसरे से इक़्तिदार छीनने के लिए अपनी स्पेस किसी दूसरे को देते हैं। आज आपने देखा, माजी में हमने देखा था कि इमरान खान ने ये काम किया था, आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो ये काम कर रही है, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे और इसके अलावा फिर आगे अगर मौका मिले तो मजहबी जमातें भी ऐसा कर सकती हैं। इसलिए प्रोसिक्यूशन बेहतर होने की वजह से अगर केसेस में कुछ दम होता तो ये केस आगे चलते। शायद यही वजह है कि अदालतें इमरान खान को बेल देती जा रही है। अब उनका एक केस रह गया लेकिन उनके खिलाफ अब फिर 2 केस, कैरन वाला केस जो है वो भी ओपन हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेंच ही टूट गया है। अब जो दूसरा केस है वो उनके खिलाफ तोशाखाना वाला केस जो है वो दोबारा ओपन कर दिया गया है। असल बात ये है कि ये सारा कुछ क्यों करके किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो अब उसका आगाज हो। हमेशा जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं वही बैठकर बातचीत मेज के जरिए बातचीत हल करती हैं और एक टेबल पर बैठकर इसका हल किया जाता है। इस तरह नहीं होता। ये मुकदमात इसलिए किए जाते हैं कि आप दूसरे लीडरशिप को प्रेस कर सके ताकि वो आपकी जो बात है, आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको अडॉप्ट कर सके। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा कि माजी में जो जिला वतन थे, जो जेल में थे, आज वो इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान है। मुमकिन है कल ऐसे हालात पैदा हों जो आज जेल में हैं वो भी इक़्तिदार की कुर्सी पर आ सकते हैं। लेकिन ये जो खेल है इसका जो नुकसान है वो मुल्क को हो रहा है, क्योंकि आप जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कमजोर होता चला जा रहा है और जो सियासी जमातें हैं वो अपने दरमियान इख्तिलाफात की वजह से न सिर्फ जमहूरी निज़ाम को कमजोर कर रही हैं बल्कि अपनी स्पेस खोती चली जा रही है, जिसकी वजह से न तो मुल्क में जमहूरी निज़ाम प्रवेल करता चला जा रहा है और ना ही सियासी हुकूमतें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं। यही वजह है कि ये सारे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल केसेस है और उन पे आप अगर देखें तो किस तरह तेजी से इनका फैसले किए गए और ये फैसले जो हैं ये फिर अवामी रद्द अमल की शक्ल में बिल्कुल। अनवर रज़ा साहब, बात यहाँ पर तोशाखाना केस की हम करें तो ये जी तो आप देख लीजिएगा कि अडयाला जेल से लेकर बनी गाला तक कितना रश होगा। ये बात पॉलिटिकल है जरूर, लेकिन इसका इदराक एस्टैब्लिशमेंट को भी है और जो हुकूमत है उसको भी बखूबी है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं है कि पीटीआई एक बड़ी जमात है और मकबूलियत बहुत ज़्यादा है अवाम में। देखा जाए तो सर तोशाखाना का जो केस है, कोशिश की गई उस पर जब ये केस बनाया गया कि एक मजबूत तरीन केस होगा, सज़ा की बात करें तो वो भी कोई कम नहीं थी। 10 साल नाअहली की सज़ा हुई थी और जुर्माना भी किया गया था, लेकिन ये अलग बात है कि वो फैसला मुअत्तल हो गया। दोबारा से वही केस बनाने की कोशिश की गई। आप वो केस ले आइए, वो प्रोसिक्यूटर ले आइए अमेरिका से जिसने फैसला किया है ट्रंप के खिलाफ केस जो लेके गया हुआ है, आप उसे ले आइए। इस वक्त वही है ना इस मामले का, इसी तरह का केस है। लेकिन जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिंदा है और वहाँ पे बैठे हुए वो जजेस जिंदा हैं जिनको आजकल दबाव का बहुत ज़्यादा खौफ पड़ा हुआ है और वो दबाव का नाम लेकर ऐसे ऐसे केस उड़ा रहे हैं, यानी हमारी तारीख तो ये है ना कि जो जुर्म किया है वो भी और जो वो आइंदा करने के बारे में सोच रहा है वो भी, उसके अंदर आपने गिरफ्तार नहीं करना पानी पीटीआई को। ये शाहकार जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारे सामने आया ना, गुड टू सी यू, वहां से कहा गया ना आप दुनिया का कोई कामयाब तरीन प्रोसिक्यूटर ले आइए यहाँ पे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी केस को छोड़ दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर रजी साहब आपने 20 साल हाई कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं की, कुछ और किया। अब मेरा मतलब है कि जहां पे आपको ऑब्वियसली बायस नजर आ रहा हो और बायस भी किसका, मुनसिफ का सामने नजर आ रहा हो, वहां पे आप इस तरह आप दुनिया की बेस्ट से बेस्ट प्रोसिक्यूशन ले आइए, कोई जुर्म साबित नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे अगर हम जाहिर सी बात है सजा भी हुई। साहब एक तरफ कह रहे हैं कि ये सारे सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जो कुछ हो रही हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के साथ हुई और इमरान खान के साथ हुई या किसी के साथ भी हुई। नहीं, आपने शुरू में कहा, अपने एनालिसिस निकाल लेना। मेरी बात अच्छा सुन तो ले, मैंने निकाला है ना। अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदगी में, अब हम क्योंकि तारीख के तालिब इल्म है हमें थोड़ा बहुत पता है, लाहौर हाई कोर्ट भी एक होती थी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, उसका नाम क्या रखा हुआ था वो भी आपको पता है। नहीं, अब सुन तो ले, सुन तो बाल्टी पहन के और सुन तो ले ना मेरी बाल्टी पहन के भाई, सुन तो ले, थोड़ा हौसला तो करें, साहब हौसला तो करें। नहीं जज कहते थे वो हाई कोर्ट हुई ना, मैं कहती हाथ में हौसला तो थोड़ा सा यार, हौसला तो पैदा करें। एक लाहौर हाई कोर्ट होती थी। जी जी, लाहौर हाई कोर्ट में माशाल्लाह शरीफ खानदान के जिस तरह से मुकदमे लगते थे, अब वो जस्टिस कयूम मरहूम मुझे अब कहना नहीं चाहिए, अब तो सुन ले
लें ना। अब तो आपको नहीं कहना, लेकिन यार अब कार्ड का हिस्सा है ना, हाथ बह के जजों ने इंतजार किया हाई कोर्ट के यार ਵਿੱਚ। सुन तो लेना मेरे भाई, पार्टियां बैठ के गया यार अगर आपने एक तरफा कार्रवाई चलानी है तो चला लें। अब नहीं, अब सुन लेना, सुन तो लें, थोड़ा सा हौसला पैदा किया करें ना यार। ऐसे बिला वजह शरीफ खानदान के बारे में इतनी मासूमियत क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं? अब सुन लेना, हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लाडले देखे हैं, इस जुडिशरी के लाडले देखे हैं। आप हमें ना समझाएं ना यार, हमने तारीख पढ़ी है, तारीख में देखा है कौन से लाडले हैं। आप साल बड़ा हूं, मैं आपसे साथ ही, कोई बात नहीं, बड़े हैं तो फिर तारीख को भी दुरुस्त तरीके से देखें। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जनाब आप, हमारा एक प्रॉब्लम है ना, सियासी जमातों का भी है और हमारे जैसे साथियों का भी है। अगर फैसला हमारे हक में है तो अदालतें बहुत अच्छी हैं। अभी कल जब ये इमरान खान को सजाएं दे रही थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट, तो सारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट अच्छी थी। बिल्कुल, आज वो बहुत बुरी हो गई है। अच्छा कल इमरान खान कोई एक केस यार सुन तो लेना जरा, हौसला तो करे ना यार, एक तो सुनना नहीं चाह रहे आप ही पूरे हकायक बयान करें। अच्छा मैं तो बता रहा हूँ ना, कोई एक केस यार अभी इमरान खान को जो सजाएं हुई वो कौन से अदालतों ने दी है? जो लोअर कोर्ट ने दी है, जिसने दी है कोर्ट ने सस्पेंड की यार, दिए ना अदालतों ने, हाई कोर्ट ने सस्पेंड की। ओहो अभी 4 दिन पहले तक तो आप सारे जजों के बारे में तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, इमरान खान को लान तान कर रहे थे। अब अगर वहां से रिलीफ मिल रहा है तो अब आप परेशान हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी एक केस अभी सुन तो ले, मैं तो ये कह रहा हूं आपको, हमारा प्रॉब्लम है ना, हम सियासी जमातें बन गए हैं। फैसला हमारे हक में आए तो अदालतें अच्छी हैं, फैसला हमारे खिलाफ आए तो अदालतें बहुत बुरी हैं। अब हम में और सियासी जमातों में कोई फर्क तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फर्क ये है कि भाई अगर ये केस में, अभी अनवर साहब ने अब कहा है ना, इन केसेस का मेरिट क्या है, आप मुझे बता दें क्या केसेस का मेरिट है जो ये केसेस सारे बने हैं। अब आप अगर इसमें मेरिट है तो अब तक सजाएं होनी चाहिए थी ना। ओपन एंड शट केसेस है, जज सजाएं नहीं होने। अच्छा अगर ये ओपन एंड शट केसेस हैं तो चीफ जस्टिस पे बैठे हुए ना, वो कर लेना फैसले यार। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बैठा हुआ है, करें फैसले, क्या मसला क्या है? अगर ये इतने ओपन एंड शट फैसले। डॉक्टर साहब केसेस मेरिट पे बनाए जा रहे हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? ये पहली बात तो ये है कि इससे कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में बेतहाशा करप्शन, दुनिया के इदारे जो आके यहाँ पे करप्शन मेजर करते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकलता है और वो बताता ये है कि जो बॉटम 10, 15, 20 ममालिक है सबसे ज्यादा करप्ट, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल किया जाता है। तो करप्शन तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है और जो ताकत में लोग आते हैं, सियासी ताकत में आते हैं, उनमें करप्शन एग्जिस्ट करती है। ये एक जमीनी हकीकत है। ठीक। दूसरी जमीनी हकीकत ये है कि करप्शन जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की माशी तरक्की के अंदर। ये दोनों हक़ाइक़ हमारे सामने। अब हम कहें कि वो करप्शन जो है वो अदलिया साबित नहीं कर पाती, वो तफ्तीशी अफसर जो है शायद इकट्ठे नहीं कर पाते या करते नहीं हैं, सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं निकल सकता कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बंद कर दिया जाए। देखिए 50 साल की तारीख और 50 साल की जो माशी तारीख खास तौर पे वो गवाह है कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक थे उनमें से जो तरक्की कर गए उन्होंने आज़ाद अकाउंटेबिलिटी, करप्शन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के इदारे बनाए। उसमें आप हांगकांग देख लीजिए, हमारी आंखों के सामने, मलेशिया हमारी आंखों के सामने, सिंगापुर हमारी आंखों के सामने। हमारे बनने के बाद पहले हमसे ज्यादा करप्शन होती थी, सिंगापुर बना, ली कुआं यू आया, उसने एंटी करप्शन के इदारे बनाए और वो कहाँ पहुंच गया। अगर मैं आपको सिर्फ कन्विक्शन रेट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता, अगर मैं बताऊं कि जो लैब का कन्विक्शन रेट है वो 8% है, जिसका मतलब है कि जो 100 मुकदमा वो चलाते हैं उसमें से सिर्फ 8 लोग कन्विक्ट होते हैं। यही वाला रेट जो सिंगापुर में है, जो मलेशिया में है, जो हांगकांग में है, वो 90, 95, 98% तक चला जाता है जी। तो हमें अकाउंटेबिलिटी का इदारा चाहिए क्योंकि करप्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें इस्लाहात चाहिए, उसको आजाद करना पड़ेगा, वरना तो आप कुछ साबित नहीं कर सकते। अगर जुर्म, ये तो पक्की बात है कि जुर्म तो हुए और जुर्म अब हर शोबे में हुए, मैं सिर्फ सियासतदानों को नहीं कह रहा। जिसमें जितनी ज्यादा ताकत आई दफ्तर के अंदर, उसने वहां पे ज्यादा उतना करप्शन हुई और वहां पे जुर्म, लेकिन साबित नहीं कर पा रहा। ठीक। अनवर रज़ा साहब, करप्शन केसेस ज़ेर इल्तवा रहते हैं बहुत सारे सालों तक। कुछ ऐसे हैं जिनका फैसला बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। क्या वजह, जानबूझ के ताख़ीर की जाती है?
देखिए, करप्शन केसेस कुछ तो जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और कुछ करप्शन केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए जाते हैं, जो न सिर्फ हमारे अदालती निजाम पर उंगली उठाने का लोगों को मौका फराहम करते हैं, बल्कि वो हमारे सिस्टम पर भी एक बदनुमा दाग होते हैं। अब आप देखिए कि वो करप्शन के केसेस के जो बड़े बासर लोगों के खिलाफ होते हैं, उनका फैसला ही नहीं होता। टिकल डाउन करना चाहिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक अगर आप गाँव सजाएं देना शुरू करेंगे तो निजाम बेहतर होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी आम आदमी को, कोई चपरासी को, कोई पीएन को अगर किसी नायब कासिद की सजा देते हैं तो फिर ये ट्रिकल डाउन नहीं है, फिर इससे निजाम बेहतर नहीं होगा। हमें जिदा और सजा का निजाम जो है वो ऊपर से शुरू करने की जरूरत है। दूसरा, आपको अपने इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, निजाम तो वो होता है कि अगर ताकतवर को सजा देता है, ये निजाम को मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ताकतवर को सजा नहीं मिलती, आम आदमी को सजा मिलती है। ताकतवर अपने पैसे के और अपने रिलेशनशिप के बलबूते पर इस सजा का हकदार नहीं ठहरता, और उसका जो ताल्लुक होता है वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन लोगों के साथ होता है। इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलती। जब उन्हें सजा नहीं मिलती तो अवाम हक बजानिब होते हैं कि वो अदालती निजाम या किसी भी निजाम पर उंगली उठाएं। यही वजह है कि आज हमारे इदारे जो हैं वो कमजोर तर होते चले जा रहे हैं और जो ताकतवर हल्के हैं वो मजबूत हो रहे हैं। आप सियासत की बात करते हैं तो इसीलिए सियासतदान भी ब्लैकमेल होते हैं, क्योंकि उनके जो करप्शन के और जो दीगर केसेस हैं उनका फैसला नहीं होता। उन्हीं बुनियाद पर उनकी उंगली, उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है और जहां पर उन्हें मोड़ना चाहे एस्टेब्लिशमेंट वो मोड़ लेती है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। इसी वजह से हमारा सियासी निजाम कमजोर है और इसे मजबूत करने की जरूरत है, वरना हमारे यहाँ कभी भी जमहूरियत नहीं पनपेगी अगर यही सिलसिला जारी और सारी रहा तो। क्योंकि इस मुल्क के जो वसाइल हैं उसको ताकतवर तबका, माफियाज और जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो सियासतदान हैं, वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि उनके घर की लौंडी हो। ये उसके फायदे हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुंचते। इसीलिए आज देखें तो पूरे मुल्क में इज़्तिराब की कैफियत है। महंगाई की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग जो इस निजाम है उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं और इस हुकूमत पर भी शायद एतमाद करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि किसी एक खास सियासी जमात की तरफ लोगों का ध्यान है और लोग ये समझते हैं कि वो उनको रिलीफ दिलवाएंगे और वो उनको जो उनके मसाइल हैं उनका हल दिलाएंगे। यही वजह है कि सियासी जमातें वक्त के साथ साथ जब उन्हें जरूरत होती है तो वो जो ग्राउंड रियलिटी के इश्यूज होते हैं उनको उजागर कर देते हैं, और जब उन्हें जरूरत नहीं होती तो वो उन इश्यूज पर बात नहीं करते। आप देखिए कि एक यही मुस्लिम कानून थी जो वोट को इज्जत दो की बात किया करती थी, जो सिविल सुपरमेसी की बात किया करती थी, लेकिन जब उन्हें जरूरत पेश आई तो उन्होंने इस बयानिए को रीइंफोर्स किया और फिर उन्हें वो जो सूट करता था उस वक्त उन्होंने इक़्तिदार के असूल के लिए उस बयानिए की तरफ चल पड़े। यही वजह है कि हमारे यहाँ ताकतवर तबके जो हैं वो सियासतदानों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करते हैं, घुमाते हैं और उसकी वजह से इस निज़ाम को लेकर चलते हैं। हालांकि इस निज़ाम के ज्यादा बेनिफिशरी कोई और होते हैं, सियासतदान कम होते हैं। बिल्कुल, इदारों को मजबूत होने की ज़रूरत है। ये तो देखने में आ रहा है कि नए केसेस बनाता है लेकिन वो ज़्यादातर सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही कोई हुकूमत आती है, जैसे पीडीएम हुकूमत आई, केसेस जो हैं वो फ़ौरन ख़त्म हुए। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे कि हम अदलिया के जो फैसले हैं उनमें मुदाखलत के हवाले से देखा जाए तो ये अंदरूनी मामला है, लेकिन सियासी जमातें इसमें ज़ाती दिलचस्पी दिखा रही हैं। सलमान आबिद साहब, क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात यह है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो एक नज़रिया ज़रूरत के तहत चलता रहा है माजी में, और कभी भी उसने जब पेनिट्रेट करने की कोशिश की है या रेजिस्ट करने की कोशिश की है तो हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर से भी काफ़ी मसाइल उभर के सामने आए, और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। अब आप देखिए ना, जिस तरह से सियासी जमातें तकसीम हुई हैं, मीडिया तकसीम हुआ है और सिविल सोसाइटी तकसीम हुई है, वकला तकसीम हुए हैं, इसी तरह से जुडिशरी के अंदर भी एक तकसीम नज़र आ रही है। और वो तकसीम हम कहते हैं कुछ जजेस किस ग्रुप के साथ हैं, कुछ जजेस किस ग्रुप के साथ हैं, वो नज़र आ रही है। लेकिन ये जो मुदाखलत है या ये दबाव जो है ये तो हमेशा से रहा है पाकिस्तान के अंदर। भुट्टो साहब के एक मुकदमे में देख लेना, जैसे नसीम हसन शाह कह के नहीं गए कि मुझ पर बड़ा दबाव था हमें भट्टो साहब के खिलाफ फैसला करने पर, तो ये तो पहले से चला आ रहा है। साकिब निसार साहब का देख लें और इसी तरह इफ्तिखार चौधरी साहब का भी देख लें, तो सवाल ये है कि दबाव तो रहा है। अच्छा, अब सियासी जमातें क्या करती हैं? सियासी जमातें हमेशा से एक पॉलिटिकल स्कोरिंग के चक्कर में रहती हैं। जहां उनको बेनिफिट मिलता है वो वहां पे वो जंप करती हैं और वो आके जुडिशरी के साथ खड़ी हो जाएंगी, या जुडिशरी के खिलाफ वो बात करना शुरू कर देंगी, या मखसूस जजों के खिलाफ बात करना शुरू कर देंगी, या मखसूस जजों की हिमायत करना शुरू कर देंगी। ये हमारी, और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी शक्ल में शामिल है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये इसलिए भी हो रहा है कि सियासी जमातों की नाकामी है कि जो सियासी फैसले उनको पार्लियामेंट में करने हैं, सियासी फोरम पे करने हैं, वो करते नहीं है। वो सारे फैसले लेके जाके अदालतों में चले जाते हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, हर बात को उठाकर जो है ना वो लेके जाएंगे अदालतों में, और जब अदालतों में जाएंगे
तो अदालतें भी फिर उसमें जब सियासी फैसले कर रही होंगी तो आपको या तो पसंद आएगा या आपको पसंद नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे जी मुदाखलत हो रही है, कोई कहेगा चमक हो रही है, कोई कहेगा जी जनाब ये फैसले हमारे खिलाफ इसलिए किए जा रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ये सारी चीजें भी चल रही हैं। अब मसला ये है कि जजेस को खुद बैठना है, और अगर इंटरनल जजेस कह रहे हैं, ये पहली दफा हुआ है कि जजेस कह रहे हैं, और अगर जजेस कह रहे हैं कि हम पर दबाव है, हमसे फैसले करवाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है ना, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, चारों सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मौजूद है, और बैठ के कोई रोड मैप निकाले। सियासी जमातों को इससे अमल में उस तरह से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्यों ना करें भाई, पार्लियामेंट क्यों ना ओवरसाइट करे ना, वो पार्लियामेंट की किस रोका किसने है, रोका किसने है? इन्होंने अदालतों ने रोका यार, अदालतें ब्लैकमेल करती हैं। बताए ना, अब मेरी बात सुनो, अदालतें ब्लैकमेल सुन तो लेना। अभी हमारी पार्लियामेंट जो है जजों की तकरीरी के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकी। पार्लियामेंट कानून बनाती है, आपका चीफ जस्टिस भाई बात ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए थे ये खुद उठा के नहीं लेके जाते जजेस अपने जजों के पास। भाई वो तो पॉलिटिकल फैसले लेके जाते हैं ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए वो पार्लियामेंट करे ना। अरे भाई जब वो नहीं कर रहे तो फिर वो जाएंगे ना वहां पर। लेकिन जुडिशियल फैसले भी तो करना, जुडिशियल फैसले कर रहे हैं तो पार्लियामेंट कर लेना। पार्लियामेंट नहीं करने देते। अच्छा मैं आपको बताता हूँ पार्लियामेंट क्या कर रही है। जजों के बेटे जज बनते हैं, सुन तो ले, और जजों के दामाद जज बनते हैं। सुन तो लेना, अब जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी का जज लगाना हो तो क्या होता है आपको भी पता है, और तारड़ साहब कह चुके हैं कि जनाब हम तो उनको जज लगाना नहीं चाहते थे, तो उन पीछे से दबाव आ गया था। अब ये दबाव फिर किसने, सियासी हुकूमत ने लिया ना, जज डालते हैं, तो ये क्यों बर्दाश्त करते हैं? ऑब्जर्वेशन देते हैं भाई, इतना मासूम ना बनाए ना। अडियाला में इतने सेल खाली हैं, प्राइम मिनिस्टर को बताएं। मैं जजों की हिमायत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप सियासतदानों को भी, बोर्ड पे भाई मैं भी ये कह रहा हूं सियासतदानों को भी इतना मासूम ना बनाएं जो अपनी मर्जी के जजेस लगाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, हमारी तारीख है भाई, वो अपनी जगह तो ये भी तो माने ना। लेकिन अदलिया की जो ब्लैकमेलिंग है पार्लियामेंट, तो यार बंद कर देना। नहीं है, ये नहीं अलाउ हो सकती ना। पार्लियामेंट सारी इत्तेफाक करे। देखे ना मेरी बात, जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई फैसला हो सकता है तो करे पार्लियामेंट। एक पार्टी रुकावट है ना। एक चीफ जस्टिस आया है जिसने कहा है मेरे इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट में, मेरे इख्तियारात मेरे कुलीग इस्तेमाल करेंगे जुडिशियल हिस्ट्री में पहली मर्तबा। लेकिन ये भी तो कहीं नहीं होता ना कि जज का बेटा जज बनेगा, जज का दामाद जज बनेगा। तो कर लेना यार, जजों की तकरीरी का फैसला कर ले पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदलिया में 4200 लोगों ने एडिशनल सेशन जज का इम्तिहान दिया जी, सिर्फ उसमें से 32 पास किए गए और 32 में से 8 तकर्रियां की गई, 200 सीटें खाली। यार मैं भी तो रिजवान अजीज साहब आपसे भी, मैं तो सर आपसे ये कह रहा हूं, ये है गंद की बुनियादी वजह। मैं भी ये कह रहा हूं ये भी गंद है। तो सियासतदान अपने रिश्तेदार भर्ती करते हैं। तब से फिर ये अदलिया की जब इसको एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। ओ भाई कोई एक आध बंदा आ जाता था, भट्टो साहब के दौर से शुरू हो जाए, भट्टो साहब के दौर से शुरू हो जाए, आ जाता था। आपने कहां से, सर आपने कहां से तारीख शुरू कर दी? आप पुराने से 70 से चले जरा, सियासी तारीख देखें हमारी। बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़े, ब्लैकमेल करके जज बने, तो करे ना सर, ठीक है ना, और अपनी मर्जी का जज बनने के बाद हुकूमत को ब्लैकमेल करे कि दबाव बहुत है, मेरे पास का जज भी लगाए, अपनी मर्जी का जज भी लगाए, ब्लैकमेल करके जज बनना है। बड़े पाजी कह रहे हैं वाला जज होना चाहिए, ब्लैकमेल करके जज बनना है। हमारे साथ है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि ये इस तरह के जो फैसले हैं वो अदालत के बाहर हल करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? टाइम का मैं शॉर्ट साहब का मौकिफ जानना चाहूंगी। देखिए बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हकायक इसके अंदर डाल दिए जाएं, जो हमारा मुजरिमाना निजाम है इंसाफ का, वो आम आदमी को भी सजा नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। जो अदालत है वो कन्विक्शन रेट है 5% का। अब आला सुबह रखने वाले को आप कहते हैं कि सजा मिल जाए। आम आदमी, क्या अदलिया के ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि आप आम आदमी को सजा ना दें? क्या अदलिया के ऊपर ये प्रेशर है कि आपने 22 लाख का जो केस लोड है वो इकट्ठा क्यों कर रखा है? क्या उनको दबाव में डाल के किया जाता है कि आपने फैसला नहीं करना? अभी फैसला हुआ है शायद पिछले साल, वो 92, ये 92 साल की उस खातून की उम्र है। 1947 में उन्होंने केस फाइल किया था इनहेरिटेंस का, अब फैसला हो रहा है। उसके ऊपर कोई बाहर से दबाव था कि आपने ये फैसला रोक के रखना है, 77 साल रोक के रखना। देखिए हमारे यहाँ तो दहशतगर्द जो हैं वो भी अदलिया के थ्रू उनको बेल मिल जाती है। आज 376 दिन हो गए हैं मई की 9 तारीख को 2023 वाली को। आपको याद होगा जब अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर जो कैपिटल के ऊपर जो अटैक हुआ था, उन्होंने तो महीने 2 महीने में सबको
25-25 साल की सजा तो ना दी। तो दबाव है तो किसके ऊपर? ये मानने वाली बात है कि जो आला रुतबे वाले लोग हैं उनके केसेस आते हैं तो उनके ऊपर दबाव आता है, लेकिन जो बाकी लोग आ रहे हैं वहां पे 5% का कन्विक्शन रेट क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात कर लेते हैं हम थोड़ा IMF के बारे में। एशियाई तरक्याती बैंक का पेंशन सिस्टम के इस्लाहात पर जो जोर सामने आया है, आलमी मालियाती इदारों का मुतालबा कितना जायज़ है, इस हवाले से मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर रज़ा साहब। अनवर रज़ा साहब, एक जानिब तो पेंशन में तकरीबन 15% इजाफा मतवक्की है और नए बजट में इस चीज़ पर भी जोर दिया गया है कि तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब टैक्स भी आयद किया जा रहा है। देखिए, ये कितने फैसले होते हैं कि आप तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा करना है। पेंशन का एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो हमारी इकोनॉमी पर मौजूद है। इसके लिए पेंशन खत्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके लिए आपको बड़े रैशनल से जो चीज है वो लेने की जरूरत है। दूसरी बात, तनख्वाहों में इजाफा इसलिए किया जाता है कि आपकी जो पोलिटिकल हुकूमतें हैं वो लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए ये कॉस्मेटिक्स इस तरह के जो फैसले है वो करती है कि तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए, पेंशन में इजाफा कर दिया जाए। बिल्कुल वक्त की जरूरत है, इतनी महंगाई है, उस हिसाब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होना जरूरी है। लेकिन दूसरी जानिब आप अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करेंगे, टैक्सेस में आयद करेंगे, बिजली की कीमतों को में इजाफा करेंगे, ये भी आपका पर मौजूद है। देखिए, IMF अगर आपको एक बात कहता है तो आपने जितने कर्जे लिए हुए हैं आपको वो बात माननी पड़ती है। हमारे इंतजामी अखराजात हैं उनको भी तो कम करने की जरूरत है, वो नहीं किए जाते। लेकिन सारा डायरेक्ट जो बोझ है वो टैक्सेस के जरिए पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाकर आवाम से निकाला जाता है, ये भी जस्टिफाई नहीं किया जाता। होता क्या है, हमारा कमजोर सियासी निजाम जो है उसकी वजह से आप इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं कर सकते, और अगर आप फैसले करते हैं तो फिर आप अपने आप को सामने रखकर, मुल्क को नहीं अपने आप को, अपने करीबी लोगों को, माफियाज को सामने रखकर फैसले करते हैं। आम आदमी के लिए फैसले नहीं किए जाते। अगर आम आदमी के लिए फैसले किए जाते होते तो आज मुल्क की इकोनॉमी की सूरत ये ना होती और आवाम सड़कों पर निकलने की बात ना करते। इसलिए अब जो हुकूमत है इसको अपने इंतजामी अखराजात को कम करने की जरूरत है, इनको शॉर्ट टर्म जो है वो पॉलिसी बनाने की जरूरत है और आवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। अदरवाइज हालात जो हैं न सिर्फ माशी बल्कि सियासी भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही क्वेश्चन आपके लिए, आपको क्या लगता है कि IMF का ये मुतालबा जो है वो कितना जायज़ है? ये हमारे यहाँ कुर्बानी का बकरा बिकता है और अगर वो काला हो तो फिर बहुत ही ज्यादा बिकता है। और सबसे ज्यादा काला जो कुर्बानी का बकरा है वो IMF। हम अपने गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। कबूतर बनना बड़ा आसान है, आंखें बंद कर लें अगर सामने बिल्ली है। दावा करें कि आज से कोई 7 या 8 साल पहले का बजट निकाल के देखें, जो पेंशन की लाइबिलिटी थी वो 200 अरब की थी, वो पिछले साल के बजट में 800 है। अब मुझे बताएं कि अगर IMF इस दुनिया में एग्जिस्ट ना भी करता हो तो क्या पाकिस्तान का बजट जो है वो बढ़ाया जा सकता है जिस रफ्तार से, जिस तेजी से पेंशन बढ़ रही? 5-6 साल में 200 से 800 गई, इस साल शायद 1000 पे चली जाएंगी। अब और इंतजार कर लें और कुर्बानी का बकरा वो तो जिंदा रहेगा, हमारा मालूम नहीं क्या बनेगा। सर, ऐसा क्यों है? सारा मलबा IMF पे डाल दिया जाता है, क्यों अपने जाती जो अखराजात हैं उसको कम करने की कोशिश नहीं की? एक बहाना है बेसिकली, जो है वो टैक्स GDP टू टैक्स रेशो हमारी सबसे कम है। जो हमारे यहाँ तबका अशराफिया है उसके अंदर मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप माफिया का रूप धार चुके हैं। 350 अरब रुपया सिर्फ टैक्स सेक्टर के अंदर सिगरेट साज अदारे चोरी करते हैं, और जो जाली सिगरेटें और 2 नंबर चोरी करते हैं उसके ऊपर उनको जब पकड़ने की कोशिश की जाती है तो फिर जैदी साहब ने बताया था कि फिर चेयरमैन PTI क्या कहते हैं। तो मेरा मतलब है कि जब तक जो इस तरह रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इस तरह मेरा मतलब है कि जब तक ये इन शोबों के ऊपर ये जो बड़े सेक्टर हैं ये अपना हिस्सा नहीं डाल लेंगे इकोनॉमी के अंदर, हमारे यही मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट भी जारी किया है कि पाकिस्तान आइंदा माली साल की शराब 15% रहेगी, जबकि रवां साल 26% जो है वो जारी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी पब्लिक ओपिनियन के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।